फिर से स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी पे। आज हम लोग आधुनिक भारत में किस तरीके से यूरोपीय कंपनी आई और किस तरीके से उन्होंने अपने व्यापार के जरिए भारत में आई और धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया उसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है, बेसिकली पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। आपसे वनडे एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो आपको बस सिंपल याद रखना है पुर्तगालीज। पुर्तगालीज पहले यूरोपीय कंपनी है जो भारत में आए। उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। इसको आप किसी भी तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग आए पीढ़ी करके। फिर यहाँ पे है कि स्टार्टिंग क्या, ये लोग किस मकसद से आए। तो पहली बात तो ये लोग भारत में व्यापार की दृष्टि से आए, क्योंकि भारत उस समय मसालों का हब हुआ करता था। भारत के मसाले पूरे मध्य एशिया, यूरोप में फेमस थे, प्रचलित थे। तो वो लोग विदेशी लोग भारत में व्यापार करने आते थे। लेकिन हम पढ़ेंगे कि भारत में समुद्री जलमार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई, वो एक अलग फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में पहले यहाँ से व्यापार नहीं था। व्यापार तो होता था, लेकिन क्या था, पहले मध्य एशिया के जो वो स्थल मार्ग से होता था और फारस की खाड़ी। जब आप भारत का नक्शा बनाएंगे इस वाले, तो यहाँ पे जो अफ्रीका है, अफ्रीका की फारस की खाड़ी, एक यहाँ से है अदन की खाड़ी। तो वहाँ जो फारस की खाड़ी वाला एरिया है आपका, उस मार्ग से व्यापार होता था और स्थल मार्ग से। लेकिन हुआ क्या, 1453 के आसपास के उस्मानिया सल्तनत थी एक मध्य एशिया में, उसके द्वारा मध्य एशिया के भाग पे कब्जा कर लिया जाता है। स्पेशली तुर्की साम्राज्य के द्वारा कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र पे कब्जा होने की वजह से वो लोग फारस की खाड़ी वाले मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। मतलब वो व्यापार करने से यूरोपीय जो कंपनियां हैं, यूरोपीय जो व्यापारी लोग हैं, उनको आने से रोकते हैं। अब उनके सामने सिचुएशन आती है कि वो किस तरीके से स्थल मार्ग भी रोक दिया, इधर वाला मार्ग भी रोक दिया। अब वो भारत किस तरीके से आए, तो इसके लिए वो अपने जो पुर्तगालीज हैं या फिर यूरोप की जो कंपनियां अपने अपने स्पेन है, अपने यहाँ से लोगों को भेजते हैं कि जाओ उस समुद्री मार्ग की खोज करो। क्योंकि उस समय तक भारत की जो दक्षिण अफ्रीका वाला जो मार्ग है, उस मार्ग की खोज हुई नहीं है कि वो किस तरीके से भारत में व्यापार करने आए। तो उनको मार्ग की खोज करनी है। तो उसी क्रम में सबसे पहले आपकी 1488 में एक समुद्री मार्ग की खोज के लिए भारत के लिए एक व्यक्ति निकलते हैं पुर्तगाली, जिनका नाम होता है बार्थोलोनियो डियास। बार्थोलोनियो डियास नाम के पुर्तगाली व्यक्ति है जो भारत की खोज के लिए वहाँ से पुर्तगाल से निकलते हैं। बेचारे निकलते निकलते वो दक्षिण अफ्रीका तक पॉइंट तक पहुँचते हैं तो थक जाते हैं। फिर वहीं पे वो रुक जाते हैं। उस जगह का नाम वो केप ऑफ गुड होप रख देते हैं। तो पूछा जाता है, भारत एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, बार्थोलोनियो डियास के द्वारा। सिंपल फैक्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, ना आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी है। सिंपल बस याद करना है कि भारत की खोज के लिए निकले बार्थोलोनियो डियास के द्वारा किस स्थल की खोज की गई, केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। अब इसके बाद ये भारत तो आ नहीं पाए, फिर दोबारा से एक स्पेन के यात्री हैं कोलंबस को निकलता है कि चलो भारत की व्यापार के लिए खोज करें। तो वो सोचता है कि वहाँ लोगों को पहचानेंगे कैसे कि भाई ये लोग भारतीय हैं। तो जो लोग यहाँ आए हुए होते हैं मध्य एशिया वाले भाग से, वो कहते हैं वहाँ के लोग काले हैं। तो बेचारा स्पेन से यहाँ से निकलता है, लेकिन इधर आने की जगह सीधे उत्तरी अमेरिका की तरफ चला जाता है। तो वो रास्ता भटक जाता है। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका की खोज हो जाती है। तो कहा जाता है ना, अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। कोलंबस निकला भारत के लिए था, लेकिन पहुँच गया उत्तरी अमेरिका। फिर वो भी नहीं भारत की खोज हो पाई। फिर फाइनली जाके आपकी 1498 में एक पुर्तगाली यात्री है जो वास्को डी गामा है, वो भारत की खोज के लिए आते हैं। वो किस मार्ग से आते हैं, केप ऑफ गुड होप। जिस मार्ग की खोज, जिस पॉइंट की खोज वहाँ पिछले हफ्ते मैंने बताया, उन्होंने इस पुर्तगाली यात्री किसने की थी, बार्थोलोनियो डियास ने की थी। उसने के द्वारा जो स्थापित केप ऑफ गुड होप है, उस रास्ते से होते हुए पहली बार भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसको गया, वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो सबसे पहले वो केरल के कालीकट वाले स्थान में पहुंचता है। तो वहाँ एक शासक होते हैं जमोरिन, जिनके द्वारा कालीकट पे इनका स्वागत किया जाता है। भाई भारत का तो क्या ना, अतिथि देवो भव वाली बात रही है। हम तो हमेशा से ही अपने जो भी लोग आए, विदेशी यात्री, कोई भी आया, हमने सबका खुले दिल से स्वागत किया। अब उसका परिणाम क्या निकला, जो हम लोगों ने कितने 1600 से लेके 1900 पूरा 200 साल तक हमने जो झेला,
वो बात की बात है, लेकिन हमारी भावना क्या थी, अतिथि देवो भव। इसी मामले में जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। वास्को डी गामा यहाँ मसाले का व्यापार करता है। व्यापार के समय उसको कम से कम 60 गुना फायदा होता है, तो फिर वो वापस चला जाता है। तो फिर से वो दोबारा 1502 में कालीकट से भारत आता है व्यापार के लिए। इसी बीच में क्या होता है, पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो उनको 1503 में एक पहली बार व्यापारिक कोठी बनाने के लिए जगह दी जाती है। कहाँ पे, कोचीन में। तो पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई, कोचीन में। ये तो हो गया एक नॉर्मल आय, लेकिन पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पहला वायसराय बन के कौन आया, तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले पुर्तगाली वायसराय हैं जो भारत में एज ए वायसराय के रूप में पहले आए हैं। इनका टाइम पीरियड है 1505 से 1509 के बीच में। अब इनकी भारत को देन क्या है, तो इन्होंने भारत में किस तरीके से कार्य पद्धति की, ये जानना जरूरी है। तो इन्होंने सब भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या, शांत जल की नीति। इनका मानना था कि हम भारत के आंतरिक भागों में कब्जा करें या साम्राज्य विस्तार करें, उससे बेटर है हम जो अपना समुद्री मार्ग है, समुद्री क्षेत्र है, जैसे हिंद महासागर है, उस एरिया पे कब्जा कर ले, तो बाहर की विदेशी शक्तियों को हम भारत में आने ही ना दें। इवन अगर कोई आ भी रहा है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम उनसे चार्जेस लें। तो उन्होंने समुद्र के मार्ग को नियंत्रण करने के लिए अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। हिंद महासागर पर अधिकार करने के कारण उन्होंने इसके लिए ये पॉलिसी चलाई। अब इसके बाद सेकेंड जो पुर्तगाली वायसराय बन के आते हैं वो है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, इनके बारे में विशेष योगदान की बात आपको इसलिए याद करने की जरूरत है कि ये पहले अल्बुकर्क वायसराय हैं जिनके द्वारा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के द्वारा गोवा को छीना जाता है। तो पूछा जाता है कि गोवा की स्थापना, गोवा को पूर्ण रूप से किस पुर्तगाली शासक के द्वारा स्थापित किया गया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों के बारे में आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है। वास्को डी गामा आया, उसने कालीकट पहुंचा, जमोरिन, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, शांत जल की नीति, फिर आपको अल्बुकर्क के बारे में याद रखना है कि उसने गोवा को छीना। इसके बाद हम, ये तो चीज़ बेसिक हो गई पुर्तगालियों का आगमन। अब हम पढ़ेंगे कि इनके द्वारा भारत को क्या क्या मिला, भारत को ऐसी क्या चीज़ मिली जो हम कहते हैं कि पुर्तगालियों की भारत को देन है। जैसे कि तम्बाकू, आलू, काजू, टमाटर और ये आपका जहाज, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब भारतीयों को पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, इतना समझ में आया। सेकंड है आपका डच। डच मूलतः नीदरलैंड है आज का, वहाँ के निवासी हैं। यहाँ पे ये लोग 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और ये भारत में पहली इनकी व्यापारिक कंपनी, पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। और इनको किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है, भारत में वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में इनका योगदान है। और बेदरा के युद्ध में 1759 के द्वारा अंग्रेजों से ये पराजित हो जाते हैं और ये फिर भारत छोड़ के चले जाते हैं। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए भारत में रहते हैं। 1602 में आए और 1759 में ये लोग चले गए। बेदरा का युद्ध याद रखिए, डेनिस, तो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ। ठीक है, फिर आपके अंग्रेज जो आपको आगे हम पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे किस तरीके से इन्होंने एक कंपनी के रूप में आए, फिर बंगाल को जीता, फिर धीरे 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 भारत की रियासतों को जीतते चले गए और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जगह भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बनाने में सफल हुए। वो आगे की क्लासेस में आप देखेंगे। तो सबसे पहले ये कब स्थापित हुआ, तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए भारत या पूर्वी एरिया में व्यापार का एक अधिकार पत्र दिया जाता है, उसके द्वारा इनकी स्थापना मानी जाती है। तो क्या, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 साल के लिए व्यापार का अधिकार पत्र दिया जाता है। उस अधिकार पत्र को लेके ये भारत की तरफ व्यापार करने आते हैं। तो पहली बार ये 1608 में विलियम हॉकिंस भारत पहुंचता है और जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, उनके सामने फरमान, उनसे मिलते हैं, उनके अपने बातें बताते हैं कि हम व्यापार करना चाहते हैं थोड़ा सा। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगी उन्होंने। तो उनके जहांगीर के द्वारा सूरत में उनको एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी जाती है। पहले फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी जाती है, फिर 1611 में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दी जाती है। इसी के बाद 1615 में सर थॉमस मुनरो आते हैं जहांगीर के दरबार में, ये व्यापारिक संधि करते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड करने के रूप में व्यापार को। उसी बीच में उनको अनुमति मिल जाती है। फिर दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है और पूर्वी भारत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी उड़ीसा के बालासोर में स्थापित की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के द्वारा हो जाता है। वो दहेज के रूप में पुर्तगालियों के द्वारा मुंबई आपके अंग्रेजों को मिल जाता है। तो क्या हुआ, जो पहले मुंबई पुर्तगालियों का कब्जे में था, वो रानी इनकी कैथरीन की शादी होने की वजह से अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद तो फिर अंग्रेजों की कहानी बहुत लंबी है। इसके बाद वो आप पढ़ेंगे 1754 में या 1756 में 1757 का युद्ध पढ़ेंगे प्लासी का। फिर 1764 के बाद बंगाल का बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। बक्सर की युद्ध के साथ ही उनका एक बंगाल के प्रांत पे आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और किस तरीके से बंगाल के बाद वो धीरे धीरे मैसूर को जीतते हैं, कर्नाटक को जीतते हैं, और फिर धीरे धीरे वो क्या कहते हैं निज़ामों को हराते हैं, मराठों को जीतते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे भारत पे उनका कब्जा हो जाता है। और फिर 1600 से लेके 1900 तक पूरे 200 साल वो भारत में अपना शासन करते हैं। वो एक बहुत लंबी कहानी है जो हम लोग आगे की क्लासेस में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से स्थापित होती है। शुरुआत कहाँ से हुई? 1600 में इनको व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ, फिर 1608 में वो भारत आए। इतना क्लियर। इसके बाद अंग्रेजों के बाद डेनिस आते हैं। डेनिस का टाइम पीरियड बहुत ही छोटा रहा है। ये लोग 1616 में भारत आते हैं, लेकिन 1645 तक आते आते भारत में अपनी जितनी भी 2-4 फैक्ट्रियाँ बना पाते हैं वो अंग्रेजों को बेच के वापस चले जाते हैं। फिर आती है एक बड़ी कंपनी, एक जो अंग्रेजी सत्ता को एक बराबर की टक्कर देने का कार्य करती है, वो है आपकी फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुईस 14वें के द्वारा के प्रयासों से स्थापित की गई तथा ये कंपनी भारत में या ईस्टर्न साइड में व्यापार की अनुमति लेके आती है। उस अनुमति में 1668 में पहली बार फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा, एक फ्रांसीसी हैं, उनके द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाई जाती। तो पूछा जाता है कि किस फ्रांसीसी ने पहली, फ्रैंकोइस कैरोस ने पहली व्यापारिक कोठी लगाई। फिर क्या होता है, फ्रांसीसी जब भारत आए तब 2 व्यापारिक कंपनी जब एक साथ भारत में रहेंगी तो युद्ध होना तो स्वाभाविक है। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच भारत में ही नहीं युद्ध चल रहा है, वो लोग ना विश्व पटल पे, जहाँ यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच शुरू से लड़ाई रही है, तो जब भी वहाँ उन दोनों के बीच में युद्ध होता था तो उन दोनों शक्तियों के युद्ध का असर भारत या कहाँ जहाँ भी उनके उपनिवेश थे उन क्षेत्रों पे दिखाई पड़ता था। तो विदेश विश्व पटल पे उनके युद्ध होने की असर भारत में दिखाई देता था, इसलिए हमेशा फ्रांसीसी और इंग्लैंड आपस में लड़ते रहते। तो फिर फाइनली इन लोगों के बीच में युद्ध होते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध के रूप में इनको जाना जाता है, जिन युद्ध के बाद फाइनली बांडीवास की संधि के बाद फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित होते हैं और भारत को छोड़ के जाने में विवश हो जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से भारत में उनके साथ युद्ध हुए। तो आंग्लो फ्रांसीसी और इनके फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिनको कर्नाटक युद्ध कहा गया। तो पहला जो फ्रांसीसी और आंग्ल के बीच में युद्ध हुआ वो 1746 से 48 के बीच में हुआ, जिसमें एक्चुअली तात्कालिक रीजन क्या था कि सैनिक बर्नेट थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा फ्रांसीसी बेड़ों पे कब्जा कर लिया जाता है। उन फ्रांसीसी बेड़ों पे कब्जा करने का तात्कालिक कारण के बीच में आरडीआर की संधि होती है, जिसमें फ्रांसीसी जीतते हैं, लेकिन कुछ और जो विश्व पटल पे उनके बीच में जो युद्ध चल रहा होता है फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में, तो उन दोनों के बीच एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा दोनों में निर्णय लिया जाता है कि कोई भी ब्रिटेन या फ्रांसीसी एक दूसरे के जहाजी बेड़े पे कब्जा नहीं करेंगे और क्या कहते हैं एक तटस्थता की नीति का पालन करेंगे। मतलब आप अपना व्यापार स्वतंत्र रूप से करिए और आप अपना व्यापार करिए, हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा क्रिएट नहीं करेंगे। इस तरीके से तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद आपका द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध बेसिकली होता है, वो भारत में जो राज्य थे जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, वहाँ के जो राजा थे उनके उत्तराधिकार के युद्ध को लेके ये युद्ध होता है। एक्चुअली क्या होता है, हैदराबाद में 2 राजा होते हैं, वही कर्नाटक में दोनों लोग अपने अपने लिए राजा की गद्दी पाने के लिए एक पक्ष अंग्रेजों से सहायता मांगता है, एक पक्ष मराठों फ्रांसीसियों से सहायता मांगता है। फिर दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज इसी क्या कहते हैं मामले की ताक में रहते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा मिले कि हम लोग आपस में भिड़े, क्योंकि ये लोग चिरकालीन एक दूसरे के दुश्मन तो बने ही हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। लेकिन युद्ध की परिणति के बाद फाइनली विश्व पटल पे जहाँ पे जो इंग्लैंड में इन दोनों की सरकारों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि आप ऐसा कोई भी मामला भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और शांति रूप से अपना शासन या व्यापार करते रहें। तो वहीं पे पांडिचेरी की संधि के द्वारा दोनों कंपनियां निर्णय लेती हैं कि कोई भी फ्रांसीसी कंपनी या
आपकी अंग्रेजी कंपनी कोई भी एक दूसरे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और एक तटस्थता की नीति का पालन करेंगी। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1745। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है आपका 1756 से 1763 तक। इसमें क्या होता है, यह युद्ध मेनली भारत में नहीं लड़ा जाता। इस युद्ध का तात्कालिक कारण इंग्लैंड में ऑस्ट्रिया एक छोटा सा यूरोप में स्टेट कंट्री है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा होता है। जो क्या कहते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना और इंग्लैंड की सेना आमने सामने आ जाती है। एक पक्ष ऑस्ट्रिया का समर्थन करता है, एक पक्ष प्रशा एक कंट्री है उसका समर्थन करता है। इन दोनों के पक्ष की वजह से दोनों युद्ध आमने सामने आ जाते हैं, जिसका असर भारत में जो इन दोनों की पार्टी सेनाएं हैं, कंपनियां, वो दोनों आपस में आमने सामने युद्ध लड़ने लगती हैं, जिसका परिणाम बाद में जब सप्तवर्षीय युद्ध खत्म होता है तो पेरिस की संधि होती है। उसके बाद उस संधि के अनुसार इन दोनों में समझौता होता है। लेकिन इसी बीच में जब ये भारत में होते हैं तो इनके बीच बांडीवास का युद्ध होता है। तो बांडीवास का युद्ध भारत में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच एक निर्णायक युद्ध माना गया है। बोला गया है कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद फ्रांसीसी सेना भारत से अपना आधिपत्य समाप्त हो गया उसका, और भारत से उनको जाने पर मजबूर होना पड़ा। तो वो युद्ध कौन सा था, बांडीवास का युद्ध, जो आपका तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया, जिसके बाद भारत में हमेशा के लिए फ्रांसीसी सेना चली जाती है और इस तरीके से भारत में एक अंग्रेजी सेना का पूर्ण रूप से स्वामित्व स्थापित हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आई हो।